वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों का अध्ययन करेंगे और जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था उसी का यह अगला वीडियो है। इस वीडियो में उस क्रम का हम लोग पुनरावृत्ति नहीं देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला ही हम लोगों का आज का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के स्थल या प्रमुख स्थल। इतने ही स्थल नहीं हैं, इससे बहुत ज़्यादा स्थलों की खुदाई हड़प्पा के इस सभ्यता से हो चुकी है, किंतु जहाँ से हम लोगों के प्रश्न ज़्यादा बने हैं या प्रश्न बनते रहे हैं या प्रश्न बनने की संभावना है उन्हीं को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन का अध्ययन करेंगे, क्योंकि नगर नियोजन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि हड़प्पा के जो नगर थे उन नगरों का निर्माण चबूतरे पर किया गया है। फ्रेंड्स, चबूतरा धरती सतह से कुछ ऊपर यह बनाया गया होता था और इस चबूतरे को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता था। यह इसका पूर्वी हिस्सा होता था और यह इसका पश्चिमी हिस्सा होता था। यह पूर्वी हिस्सा इसे हम लोग दुर्ग क्षेत्र कहते थे और यह वाला जो हिस्सा है इसे नगर क्षेत्र कहा जाता था। यह जो शहर के निर्माण की व्यवस्था है या नगर के नियोजन की व्यवस्था है, यह लगभग हड़प्पा के सभी स्थलों से प्राप्त हुआ है और यही डिजाइन था। इसको हम लोग ऊंचे वाले नगर को जो उस नगर के पश्चिमी क्षेत्र में या पश्चिमी दिशा में होता था उसे हम लोग दुर्ग क्षेत्र, जबकि पूर्वी हिस्से में होता था उसे हम लोग नगर क्षेत्र कहते थे। पश्चिमी जो हिस्सा या दुर्ग क्षेत्र था यह अपेक्षाकृत छोटा होता था, जबकि पूर्वी हिस्सा या पूर्वी चबूतरे पर बना हुआ या नगर क्षेत्र जो होता था वो अपेक्षाकृत बड़ा होता था। इस तरह से इसको स्थापित किया गया था। साथ ही साथ इस दुर्ग क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए इसे चार दीवारी से घेरा जाता था। इसे परकोटे भी कहा गया है। इसको जब चार दीवारी से घेर दिया जाता था तो ये सुरक्षित हो जाता था। इस दुर्ग क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक स्थल के इस दुर्ग क्षेत्र में तत्कालीन समय में पुरोहित वर्ग या प्रशासनिक अधिकारी रहते थे, जबकि नगर क्षेत्र में अन्य लोग जिसमें मध्यम वर्ग और कुछ निम्न वर्ग के लोग यहाँ पर अपना आवास बनाते थे। यह जो क्राइटेरिया है वो लगभग सभी हड़प्पा के स्थलों से प्राप्त हुआ है, किंतु इस डिजाइन में चार ऐसे स्थल हैं जहां पे अपवाद दिखाई देते हैं और उन्हीं स्थलों से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। स्थलों में ये पहला है चनहुदड़ो, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे चनहुदड़ो के बारे में। चनहुदड़ो जो स्थल है वहां पर जो यह दुर्ग क्षेत्र और नगर क्षेत्र है वहां पर कहीं पर भी यह बैरिकेटिंग नहीं है, यानी यहां पर यह चार दीवारी नहीं है। चनहुदड़ो में यह चार दीवारी न नगर क्षेत्र में है न दुर्ग क्षेत्र में है। दूसरा है कालीबंगा। कालीबंगा एक महत्वपूर्ण स्थल है, इसको भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। इस कालीबंगा में भी ऐसे साक्ष्य मिले हैं, लेकिन यहाँ पर अगर चनहुदड़ो में एक भी किसी में भी चार दीवारी नहीं है तो कालीबंगा में दोनों स्थलों पर चार दीवारी बनाई गई है, यानी इसको भी दुर्ग क्षेत्र को भी बैरिकेटिंग किया गया है और नगर क्षेत्र को भी बैरिकेट किया गया है। जबकि तीसरा जो पॉइंट है वह है धौलावीरा से। धौलावीरा का बुक को भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। यह धौलावीरा एक ऐसा स्थल है कि जहां पर यह दो क्षेत्र नहीं बल्कि तीन क्षेत्र हैं और इन तीन क्षेत्रों को तीन तरह के चार दीवारियों से घेरा गया है।
इसे दुर्ग क्षेत्र, फिर नगर क्षेत्र और मध्य क्षेत्र के रूप में विभाजित किया जाता है। तो यह धौलावीरा में यह जो शहर है या स्थल है, वहां पे 3 क्षेत्रों को अलग अलग बैरिकेड किया गया है, याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण है लोथल प्लस सुरकोटदा। सुरकोटदा यह स्थल है हड़प्पा के ही। इन दोनों स्थलों में जो हम लोग देख रहे हैं सुरकोटदा और लोथल में, इसमें अलग अलग बैरिकेटिंग के जो हम लोग साक्ष्य देख रहे हैं, ये इसमें नहीं पाए जाते, बल्कि लोथल और सुरकोटदा को इन स्थलों में इन पूरे को एक ही चारदीवारी से घेरा गया है। अर्थात इन चारों पॉइंट को याद रखिएगा। पहला है चनहुद्रों में कोई भी चारदीवारी नहीं है, किसी भी स्थल को या स्थल के हिस्से को घेरा नहीं गया है। दूसरा है कालीबंगा। कालीबंगा में दुर्ग क्षेत्र और नगर क्षेत्र दोनों को अलग अलग घेरा गया है। तीसरा है धौलावीरा। धौलावीरा के स्थल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और तीनों को घेरा गया है, बैरिकेड किया गया है। और चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्रेंड्स इसमें, वह है लोथल और सुरकोटदा। ये 2 स्थल है हड़प्पा सभ्यता के। इन दोनों स्थलों को एक ही चारदीवारी से, यानी इसमें दुर्ग क्षेत्र, नगर क्षेत्र, इन सबको एक ही चारदीवारी से घेर दिया गया है। इस तरह से इन चारों स्थलों से यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, जानते रहिएगा। अगली बात इसके नगर नियोजन में यह है कि इसका जो निर्माण किया गया है, नगरों का निर्माण किया गया है, उसमें जो सड़कें हैं वो एक दूसरे के समकोण पर काटती हैं। ऐसे समकोण पे जो ये सड़कें काटती हैं, इससे यहाँ पर व्यवस्थित शहर या सड़कों का एक नेटवर्क, एक जाल दिखाई देता है। और इसी जाल नुमा स्ट्रक्चर में यह हड़प्पा सभ्यता के स्थल या शहर बसाए गए हैं। इन्हीं के किनारे इनके बस्तियां हैं, इनके घर हैं, या इनके यह नगर और दुर्ग क्षेत्र वाले इलाके हैं। और बड़ी बात यह है कि इन घरों का जो निर्माण किया गया था, उनके जो दरवाजे और खिड़कियां हैं वह गलियों के तरफ खुलते हैं। यदि यहाँ पे घर है तो इसके दरवाजे सड़क पे नहीं बल्कि गलियों के तरफ खुलते हैं। और साथ ही साथ प्रत्येक घर से एक पतली नाली के द्वारा, एक मोरी के द्वारा वेस्ट जल या गंदा जल, जो मानव के द्वारा प्रयोग किया गया जल होता है, उसको घर से बाहर निकाला जाता है। और फिर नहरों, ये सड़कों के किनारे ही थोड़ी बड़ी नालियों में उसको डाला जाता है। और प्रत्येक घर से ऐसे वेस्ट जल को, वाटर को निकाल करके उसको एक बड़े नाले में एकत्र किया जाता है और पुनः उसको विभिन्न स्थलों से मोड़ते हुए शहर से या उस हड़प्पाई स्थल से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे साफ सफाई बनी रहे। यह ड्रेनेज सिस्टम है और यह ड्रेनेज सिस्टम काफी अद्भुत इस हड़प्पा सभ्यता की विशेषता मानी जाती है। साथ ही साथ यह भी जानते रहिएगा कि इस नहर का जो निर्माण किया गया है वो पक्की ईंटों का किया गया है। ये हड़प्पा सभ्यता के जो घर बने हैं, जो उनके आवास बने हैं, वो पक्की ईंटों के बने हैं। और अधिकांशतः यह 2 मंजिले हैं, 2 मंजिले इमारतें हैं जिसमें ये लोग रहते हैं। और सीढ़ियों के इससे साक्ष्य मिले हैं इस सभ्यता की खुदाई के फलस्वरूप, तो इससे अनुमान लगाया जाता है। एक और महत्वपूर्ण चीज यह है कि प्रत्येक घर में, याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्रत्येक घर में एक कुआं होता था। पानी पीने के लिए एक कुआं होता था। इनके यहाँ आंगन होता था और 4 से 5 कमरे होते थे। आंगन बीच में खुला होता था और उसके इर्द गिर्द कमरे या इनके रूम निर्मित होते थे। इस तरह से विभिन्न व्यवस्थाएं हम लोग देखते हैं। इस कुएं का निर्माण और इससे जुड़े हुए तथ्य हम लोगों को मेंस में भी प्रश्न पूछे गए हैं कि जो जल संरक्षण की व्यवस्था आज देख रहे हैं, यह जल संरक्षण की व्यवस्था हमें हड़प्पा सभ्यता में उस समय दिखाई देती है, आज से कई हजार वर्ष पूर्व की घटना है। तो यह इनके नगर नियोजन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं। आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं कि इनके प्रमुख स्थलों में क्या इनकी विशेषताएं हैं और कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं। फ्रेंड्स,
इसमें यदि देखें तो पहला है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा है चनहुदड़ो, चौथा है लोथल, पांचवा है कालीबंगा, छठवां है बनावली, सातवां है धौलावीरा और यही 7 प्रमुख नगर इसके माने जाते हैं। रोपड़ को हम लोगों ने जानबूझकर यहाँ पर लिया है क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। आइए हम लोग देखते हैं। हड़प्पा के स्थल की खुदाई हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि 1921 में की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी ने इसको खोदा था, जबकि खुदवाने का काम या इसको उत्खनन कराने का काम उस समय के भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल ने कराया था। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। और 1921 में जब उत्खनन हुआ तो यहाँ पर जो अभी हम लोगों ने देखा है नगर नियोजन में कि इनके जो ऐसे स्ट्रक्चर थे, यह इनके नगर की व्यवस्था थी। यह दुर्ग क्षेत्र था और यह नगर क्षेत्र था। यह पूर्वी हिस्सा है और यह पश्चिमी हिस्सा है। इसका जो ये जो स्थल है उस समय यहाँ पर इसके बगल में ही रावी नदी बहती थी। रावी नदी और आज भी बहती है। इस रावी नदी के इस प्रवाह के सीधे सीधे ये बाएं हिस्से में यदि हम लोग देखें तो ये रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा स्थित है। बायां तट कैसे होगा? नदी इधर से इधर जा रही है तो इसी हिस्से में हम लोग ऐसे खड़े हों तो इस साइड में हम लोगों का हड़प्पा पड़ रहा है, इसलिए यह बायां तट हुआ। इस जो हड़प्पा सभ्यता का यह बस्ती है, इसके उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ 2 महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं मिली हैं। उत्तर की तरफ एक चबूतरा मिला है जिसे टीला एफ कहा गया है, एफ टीला नाम दिया गया है, जबकि इसके हड़प्पा सभ्यता के इस स्थल के टीले को एबी टीला कहा गया है। जानते रहिएगा फ्रेंड्स। इस एफ टीले पर 3 महत्वपूर्ण वस्तुएं या 3 महत्वपूर्ण तथ्य हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। पहला ये होता है कि इसी पर अन्नागार है। अन्नागार मतलब वहां पर जो अन्न थे उसको इकट्ठा किया जाता था, भंडारण किया जाता था। किस लिए किया जाता था ये मेंस का प्रश्न है, क्यों है क्या है हम लोग देखेंगे। और यहीं पर 18 चबूतरे मिले हैं। चबूतरे, इन चबूतरे पर इन अनाजों की कुटाई पिसाई की जाती थी। और यहीं पर एक अगला महत्वपूर्ण है कि 15 श्रमिक आवास मिले हैं। श्रमिक आवास का मतलब मजदूरों का आवास है, उनके रहने के लिए यह 2 पंक्तियों में इनके आवास या घर बने हुए थे। यह इसलिए था क्योंकि रावी नदी जब इनके बगल से गुजरती थी तो उस समय यातायात का प्रमुख साधन ये नदियां ही थीं। इन नदियों से ही वस्तुओं को बंदरगाहों से उठा करके, जो बंदरगाहें थीं उस समय के लोथर और अन्य जगह से, तो नदियों से यातायात के द्वारा जो वस्तुएं आती थी इनको उतारने का काम या चढ़ाने का काम ये श्रमिक ही करते थे और यहीं पर अन्नागार में इसको सुरक्षित करते थे। इसे यफ टीला कहा गया है। और इसके अलावा अन्नागार के अलावा इस जो दुर्ग टीला है इसमें विशाल स्नानागार हैं। इसके अलावा पुरोहित आवास हैं, प्रशासनिक कक्ष हैं और अन्य तरह के विभिन्न यहाँ पे तथ्य मिले हुए हैं। इसके यह उत्तर हिस्से की बात की जा रही है, ये उत्तर दिशा है, जबकि इसके दक्षिण दिशा में एक कब्रिस्तान मिला है जिसे R37 कहा गया है। यह कब्रिस्तान इसके इस शहर के दक्षिण दिशा में मिला है। जानते रहिएगा फ्रेंड्स। अगर इसमें हम लोग बात करें तो कुछ दिनों के बाद से यहाँ पर एक और कब्रिस्तान मिला जिसका नाम रखा गया कब्रिस्तान एच। यह एच जो कब्रिस्तान है यह उत्तर हड़प्पा काल का है। उत्तर हड़प्पा काल। अब यह उत्तर हड़प्पा काल क्या है फ्रेंड्स? इस हड़प्पा सभ्यता को जब उत्खनन किया गया था तो इसके काल को डिवाइड किया गया, इसे चेक किया गया तो देखा गया
कि इसमें परिपक्व हड़प्पा या हड़प्पा के विकसित जो अवस्था थे उसके साक्ष्य मिले। बाद में खुदाई के फलस्वरूप यह देखा गया कि चूंकि यह शहरी सभ्यता थी, और हम लोग जानते हैं कि शहर एकदम से पैदा नहीं होता है, गांव से ही शहर बनते हैं। तो शहर यदि यह हड़प्पा सभ्यता था तो इससे पहले निश्चित ही कहीं ना कहीं यहाँ पे गांव रहे होंगे। तो जिन गांवों से इस हड़प्पा नामक शहर का या सभ्यता का विकास हुआ, इन गांवों की जो सभ्यता थी इसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता कहा गया। जबकि जो शहर के रूप में यह कन्वर्ट हो जाती है तो इसे परिपक्व हड़प्पा सभ्यता कहा गया या परिपक्व हड़प्पा का काल कहा गया। और फिर देखते हैं कि यह हड़प्पा सभ्यता विलुप्त हो जाती है या नष्ट हो जाती है या इसका पतन हो जाता है, तो उसके भी साक्ष्य बाद में मिलते हैं। इसी को उत्तर हड़प्पा काल कहा जाता है। यानी इसके संपूर्ण काल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पूर्व हड़प्पा काल, जब हड़प्पा परिपक्व नहीं हुआ था, जब उसका भी विकास भी नहीं हुआ था शहर के रूप में। दूसरा है मैच्योर हड़प्पा काल, वह हड़प्पा काल जब हड़प्पा विकसित अवस्था में शहर के रूप में आ जाता है और परिस्थितियां बाद में बदलती हैं तो इस सभ्यता का पतन होता है। धीरे धीरे, एक दिन की घटना नहीं है। तो जब पतन वाला काल जब हम लोग देखते हैं तो इसे हम लोग उत्तर हड़प्पा काल कहते हैं। इस तरह से यह हड़प्पा से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण हम लोगों ने पॉइंट देखा है। आगे भी इन हड़प्पा के स्थल से बहुत सी चीजें मिली हुई हैं जिसको हम लोग आगे बढ़ के समय समय वाले हिस्से पर टॉपिक में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में देखने का प्रयास करेंगे कि मोहनजोदड़ो प्रमुख हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ था। हम लोग जानते हैं कि इसकी खुदाई 1922 में आर.डी. बनर्जी या जिन्हें राखल दास बनर्जी भी कहा जाता है, इन्होंने इसकी खुदाई की थी। और इनके समय में भी भारतीय पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक थे वो जॉन मार्शल थे। इस मोहनजोदड़ो जो नाम है यह सिंधी भाषा का नाम है और पाकिस्तान के यह सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध प्रांत में स्थित एक इलाका है, शहर है लरकाना। इसी लरकाना में यह पाकिस्तान, आज पाकिस्तान में है, तत्कालीन समय में भारत में था, में यह स्थित है। और बड़ी बात यह है कि यह सिंधु नदी तट पर उसके दाएं तरफ स्थित है यह यह मोहनजोदड़ो। और इसे मृतकों का टीला या कई बार प्रेतों का टीला भी कहा जाता है फ्रेंड्स। मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला भी कहा जाता है। यह मोहनजोदड़ो भी वैसे ही जैसे हड़प्पा और अन्य स्थल दुर्ग क्षेत्र और नगर क्षेत्र में बटे हुए थे, वैसे यहाँ पर मोहनजोदड़ो भी बटा हुआ था। और अभी जो हम लोगों ने देखा है विभिन्न तरह के साक्ष्य, जिसमें हम लोगों ने देखा है अन्नागार, स्नानागार या प्रशासनिक भवन, ये सब के सब इस सभ्यता की, इस स्थल के किसी बाहरी इलाके में नहीं मिले हैं, बल्कि इसके दुर्ग क्षेत्र में ही प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जो महत्वपूर्ण तथ्य है मिलने वाला वह है विशाल स्नानागार। यह स्नानागार इस स्थल की सबसे बड़ी संरचना मानी जाती है। और इस स्नानागार को तत्कालीन समय के भारतीय पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक थे जॉन मार्शल, उन्होंने इस स्नानागार को तत्कालीन समय की अद्भुत या आश्चर्यजनक निर्माण माना है। यहीं से मोहनजोदड़ो से ही नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है जो कांसे से निर्मित है। कांस्य युगीन सभ्यता थी, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं।
और कांसे से यह डांसिंग डॉल मिली हुई है, नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। और यहाँ से इसके निर्माण की यदि बात करें तो निर्माण की ढलवा विधि है। इस धातु को या मिश्र धातु को गला करके और फिर इसको सांचे में ढाला गया था इस मूर्ति को। इस तरह से मोहनजोदड़ो भी एक काफी महत्वपूर्ण स्थल है, ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का। इन दोनों स्थलों का अपना महत्व है और खूब यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। इन दोनों के स्थलों को स्थलों की खुदाई सबसे पहले हुई थी और इन दोनों को सम्मिलित रूप से पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने पढ़ा था। एक पुरातत्वविद या इतिहासकार हैं स्टुअर्ट पिगट, इन्होंने इस सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता की दो जुड़वा राजधानियां कहाँ है फ्रेंड्स, कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इस सभ्यता की दो जुड़वा राजधानियां हैं जो बाद के इतिहासकारों ने अस्वीकृत कर दिया है। आगे हम लोग एक महत्वपूर्ण विशेषता मोहनजोदड़ो से और देखते हैं, वो है यहाँ पर जनसंख्या हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थलों में सबसे ज्यादा थी। यह मोहनजोदड़ो सिंध नदी के दाएं तट पर स्थित है। आगे हम लोग अन्य हिस्से को देखेंगे कि कौन कौन से अन्य स्थल आते हैं। अगला है चनहुदड़ो। यह चनहुदड़ो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही स्थित है और यह भी सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है फ्रेंड्स। चनहुदड़ो का जो इलाका है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं मनके बनाने के कारखाने मिले हुए हैं फ्रेंड्स। ये मनके क्या हैं, इनका यूज कहाँ होता था, यह हम लोग आगे बढ़ करके देखेंगे। और यहीं पर कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य भी चनहुदड़ो से प्राप्त होते हैं। इस तरह से चनहुदड़ो भी इसका एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर माना गया है। अगला जो स्थल है फ्रेंड्स, अगला स्थल है लोथल। यह लोथल अति महत्वपूर्ण स्थल है और भारत के गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले के अंदर स्थित है। और जो हम लोग भारत का मानचित्र ऐसे देखते हैं, भारत का पश्चिमी तट वाला इलाका, तो यहीं पर यह लोथल स्थित था फ्रेंड्स। यह लोथल इन्हीं इलाकों से इस इलाके में स्थित था। इसे हम लोग खंभात की खाड़ी कहते हैं, खंभात की खाड़ी, और इसे हम लोग कच्छ की खाड़ी कहते हैं फ्रेंड्स। अर्थात लोथल खंभात की खाड़ी में स्थित इस हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाही शहर था। इसके किनारे से भी एक नदी बहती थी, उस नदी को भोगवा नदी कहा गया है, भोगवा नदी। और भोगवा नदी के किनारे यह लोथल था। लोथल में बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं जो ईंटों से निर्मित हैं। जल निकास के लिए बहुत उत्तम व्यवस्था है। इस गोंदीबाड़े में गाद न बैठे और अबाध रूप से यहाँ पर मालवाहक जहाजों की आवाजाही होती रहे, इसलिए अद्भुत व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। लोथल तत्कालीन समय में पश्चिम एशिया के साथ इस सभ्यता के व्यापारिक साक्ष्य को दिखाता है। आगे हम लोग बढ़ के इसके आर्थिक गतिविधियों में पढ़ेंगे। इस तरह से यह लोथल भी एक महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल है जो गुजरात, भारत के वर्तमान गुजरात में स्थित है फ्रेंड्स। आगे हम लोग देखते हैं कालीबंगा और बनावली। ये दो प्रमुख स्थल हैं। कालीबंगा राजस्थान, भारत का राजस्थान में स्थित है और बनावली हरियाणा में स्थित है, भारत का हरियाणा, पंजाब का बगल वाला इलाका। यह हरियाणा और राजस्थान में दोनों स्थित हैं। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि यह दोनों तत्कालीन समय में सरस्वती और
द्वादशी नदियों के बीच स्थित थे। वर्तमान में इसे घग्गर नदी और इसे चौतंग नदी के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं दोनों नदियों के घाटी में या इसके बीच में यह दोनों स्थित है। कालीबंगा से एक जो महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो यह है कि यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अति महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया है कि हल के द्वारा खेत की जुताई के साक्ष्य हड़प्पा के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो यह कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। जबकि यहाँ पे हल के साक्ष्य नहीं मिले हैं, हल के साक्ष्य यहाँ पर बनावली से मिले हैं, वह भी मिट्टी निर्मित यानी मिट्टी से निर्मित हल के साक्ष्य मिले हैं फ्रेंड्स। और मिट्टी निर्मित जो हल के साक्ष्य मिले हैं, इससे यह ज्ञात होता है कि यह सभ्यता व्यापार प्रधान नगरीय सभ्यता तो थी, साथ ही साथ कृषि कर्म भी बहुतायत ही यहाँ पर किया जाता था। इन दोनों सभ्यताओं से एक कॉमन जो विशेषता है वो अगली यह है फ्रेंड्स कि हम लोग अभी पढ़े हैं कि इस सभ्यता की जो महत्वपूर्ण एक विशेषता थी वह थी जल निकास प्रणाली या ड्रेनेज सिस्टम। किंतु यहाँ से इन दोनों स्थलों से इस जल निकास प्रणाली के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अर्थात इन दोनों जगहों से इस सिंध सभ्यता की इस महत्वपूर्ण विशेषता का अभाव दिखता है बनावली और कालीबंगा से। आगे हम लोग देखेंगे कि कालीबंगा और बनावली या लोथल से अन्य क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं, उसको हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। बहुत सी चीजें हैं जिसको हम लोगों को देखना भी शेष है फ्रेंड्स। अगला जो महत्वपूर्ण हिस्सा है उसमें हम लोग यह देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा जो अभी हम लोग देखे हैं भारत का यह इलाका, इसे हम लोग कक्ष का नाम देते हैं। यह कक्ष प्रायद्वीप है। इसी कक्ष प्रायद्वीप में एक खादेम द्वीप है। इसी द्वीप पर धौलावीरा स्थित है। और धौलावीरा जो महत्वपूर्ण शहर है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, धौल और वीरा। धौल का मतलब होता है सफेद और वीरा का मतलब होता है कुआं। अर्थात इस सभ्यता से जो ये स्थल मिला हुआ है इसका नाम सफेद कुआं होता है। और यहाँ से तत्कालीन समय में स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं फ्रेंड्स। स्टेडियम के साक्ष्य, स्टेडियम जो आज भी हम लोग देखते हैं, खेल के जो बड़े बृहद स्तर पर आयोजन होता है जिस जगह पर उसे स्टेडियम कहते हैं, इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और जो स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर इस सभ्यता के सबसे बड़ी अक्षर या इस सभ्यता के लिपि के सबसे बड़े अक्षर प्राप्त हुए हैं इस धौलावीरा से। धौलावीरा अभी उत्खनन के दौर में है और बहुत से साक्ष्य अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। फ्रेंड्स, अगला जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वह हम लोगों का है रोपड़। अगर रोपड़ की बात करें तो रोपड़ हम लोगों के यहाँ भारतीय पंजाब में स्थित है रोपड़, और इसका आधुनिक नाम रूपनगर है, रूपनगर। और यह पहला स्थल है फ्रेंड स्वतंत्रता के बाद उत्खनन होने वाला, या स्वतंत्रता के बाद जिसकी सबसे पहले से जिस हड़प्पा सभ्यता के स्थल की खुदाई हुई वह रोपड़ था। और रोपड़ में ही एक अति महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि मानव प्लस कुत्ते को एक साथ दफनाया गया है इस संधव सभ्यता के इस स्थल से। हम लोगों ने इससे पहले भी इसके साक्ष्य पढ़े हैं। नौ पाषाणिक स्थल बुर्जहोम या गुफकराल,
वहां पर भी मानव और कुत्ते को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर के इलाके में आते हैं। इस तरह से ये साक्ष्य हैं और यह महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य इस लोथल से, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, इसकी स्थिति को देख करके फ्रेंड्स। इस तरह से ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। कई जगह अन्य भी स्थल आते हैं जिनको हम लोग अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे हुए हैं, कुछ और भी देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा देखने पर थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ने लगता है। एक स्थल है नौशारो। इस नौशारो स्थल से स्त्रियों के मांग में जो सिंदूर लगाए जाते हैं इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं और यह आज भी भारतीय परंपरा में स्त्रियां प्रयोग करती हैं। और इसीलिए कहा भी जाता है कि सिंधु सभ्यता मरी नहीं, पतन नहीं हुआ, बल्कि यह निरंतर आज भी हम भारतीयों की परंपराओं, हम भारतीयों की संस्कृति और उससे जुड़ी हुई विभिन्न घटनाओं में इनके साक्ष्य देख सकते हैं। सातत्यता और निरंतरता इस सभ्यता की निशानी है जो आज हम लोग अपने जीवन में देखते हैं। अगला जो हम लोगों का टॉपिक है महत्वपूर्ण वह भी है, इसमें हम लोग इनकी अर्थव्यवस्था देखेंगे, इनके समाज, इनकी राजनीतिक स्थिति, धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति और फिर पतन के कारण। तब तक के लिए धन्यवाद।